हेलो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज से हम लोग हमारे प्यारे भारत देश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रिस्पेक्टेड चीज के बारे में जानने जा रहे हैं। एक ऐसा चीज जो कि हमारे इंडिया को इंडिया बनाता है। एक ऐसा चीज विच वी ऑल इंडियंस आर प्राउड ऑफ। वो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान। आपके क्लास 11 का दो पॉलिटी के बुक्स है, उनमें से एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। आज से हम लोग इसी बुक को पढ़ेंगे जिसमें आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर से, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। देखिए नाम में ही लिखा गया है व्हाई एंड हाउ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए और ये कैसे बना है। ये दोनों चीज जानने के बाद आप अपने आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन को खुद ही बना पाएंगे, खुद ही बता पाएंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़ना है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंस आपके बुक में कुछ पॉइंट्स के जरिए समझाया गया है। ये पांचों पॉइंट्स दिया गया है। तो सबसे पहले जिस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन काम आता है वो है कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इंसानों का ग्रुप दिख रहा होगा। सोच लीजिए कि कोई भी एक कॉलोनी या फिर कोई भी एक सोसाइटी में जहाँ पे एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां पे बहुत सारे टाइप्स के लोग रहते हैं, राइट। लाइक उनके अलग अलग रिलीजियंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि कोई हो सकता है हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन, कोई बौद्ध, या फिर उनके बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस भी हो सकते हैं। लाइक कोई डॉक्टर, कोई पुलिस, कोई स्टूडेंट्स है यहाँ पे, कोई बच्चे हो गए। तो आपको क्या लगता है इन सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोगों के टेस्ट या फिर उनके चॉइसेस, उनके हॉबीज, ये सब क्या सेम होंगे? जी नहीं। यहाँ हो सकता है कोई रिच हो, कोई पोर हो, कोई ओल्ड हो सकता है, कोई यंग हो सकता है। सबके अलग अलग चॉइसेस होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को कितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी मैक्सिमम रखना चाहिए अपने पास? सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? या फिर ये सभी लोग अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कितने पैसे यूज करेंगे? क्या सभी पैसे पार्क्स बनाने में लग जाएंगे या फिर बाकी काम के लिए भी कुछ होंगे? ये सब चीज आखिर कौन डिसाइड करेगा? क्या आपको लगता है इन सब चीजों के मामले में हर एक इंसान का सेम राय होगा? हो सकता है कोई पेरेंट बोले कि हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, पर कोई एक पेरेंट ये भी बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। अगर वहां पे कोई पर्टिकुलर एक रूल ना हो तो कोई बोल सकता है कि सेफ्टी के लिए हमको इतना पैसा रखना चाहिए, कोई बोल सकता है कि पूरा पैसा ही सेफ्टी के लिए रख देते हैं, बाकी किस चीज की क्या जरूरत है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज और उनके डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस सामने आएंगे। तो अब वो लोगों को रहना भी तो साथ में है, तो अगर इतने अलग अलग माइंडसेट होंगे तो वो लोग साथ में कैसे रहेंगे? तो इस चीज के लिए क्या जरूरी है कि उनके पास कुछ बेसिक रूल्स हो, ऐसे बेसिक रूल्स जिस पे वो सभी लोग एग्री कर सके। अब इसमें और एक बात आ जाता है कि क्या सिर्फ रूल्स के होना ही काफी है? अगर सिर्फ रूल्स होंगे तो क्या लोग उसको मानेंगे? और लोग अगर एक जन मानेंगे तो वो सोच सकते हैं क्या दूसरे भी इसको मानेंगे? अगर दूसरे नहीं मानेंगे तो मैं मान के फिर क्या होगा, है ना। तो इस केस में क्या जरूरी है कि रूल्स सिर्फ होना काफी नहीं है, इनको एनफोर्सेबल होना चाहिए, लीगली एनफोर्सेबल। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि सोच लीजिए हमारे देश में कोई मर्डर करता है तो उसको सजा मिलता है। अब सोच लीजिए कि सिर्फ इतना रूल है कि मर्डर नहीं करना चाहिए, तो क्या सब लोग इसको मानेंगे? जी नहीं। अगर उसको मर्डर कर देने पे कुछ सजा ही ना हो, कुछ पनिशमेंट ही ना मिले, तो वो सिर्फ रूल को क्यों मानेंगे? ज्यादातर लोग इसलिए एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं क्योंकि उनको पनिश नहीं किया जाता है। आप कोविड के टाइम पे ही देख लीजिए, जब तक लोगों को पनिश नहीं किया जा रहा था, लोग ठीक से मास्क नहीं पहन रहे थे, जाके यहाँ पे उनके अपने लाइफ पे थ्रेट हो रहा है, उसके बावजूद वो नहीं पहन रहे थे। तो सिर्फ रूल्स बना के लाभ नहीं होता है, उसको एनफोर्स करना जरूरी है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन होता है टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स that allow for minimal coordination amongst members of a society।
तो यही चीज देश पे भी लागू होता है, क्योंकि देश में और भी ज्यादा टाइप्स के लोग रहते हैं, तो इसलिए उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रहना तो जरूरी है। उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स चाहिए जो एनफोर्सेबल भी होना चाहिए। इसी चीज को कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी चलिए दूसरा वाला काम देखते हैं। देखिए, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब देखिए, रूल्स तो दे दिया, लेकिन अगर नया रूल बनाना हो तो वो कौन बनाएगा? अब कोई भी आके रूल बना के चला जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल्स और प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस? आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन ये रूल बनाएगा? और सभी सोच सकते हैं कि अपना अपना रूल बेस्ट है। आप सोच सकते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो सबके लिए बेस्ट है, कोई और सोचेगा कि उसका थॉट प्रोसेस सबके लिए बेस्ट है। तो ऐसे तो नहीं चल सकता, कोई और एक पर्टिकुलर किस्म के लोग होना चाहिए वहां पे टू टेक द डिसीजन, राइट? तो ये डिसीजन लेने का काम कौन करता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन करता है, राइट? जैसे देखिए, मोनर्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में मोनर्क डिसाइड करता है, यानी कि जहां पे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे सिर्फ जो सब देश में सिर्फ राजा है अभी भी, उसको मोनर्कियल कंट्री कहते हैं। तो उन सब देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है कि वहां के जो राजा है वो डिसाइड करेंगे। फिर ओल्ड सोवियत यूनियन टाइप कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो यूएसएसआर था पुराना, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया था कि वन सिंगल पार्टी हैज द पावर टू डिसाइड। वहां पे सिर्फ एक ही सिंगल पार्टी था जिसको ये पावर दे दिया गया था कि वो डिसाइड करता था सभी रूल्स को। और जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें कौन डिसाइड करता है? उसमें पीपल डिसाइड करता है। अब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी यानी जहाँ पे लोगों के राज चलते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं ना हमारे नेताओं को, वोट देते हैं, तभी हमारे नेता चुने जाते हैं और वही नेता लोग लॉज बनाते हैं। तो इसी को कहते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसको ये पावर दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया है। पार्लियामेंट जिसको अथॉरिटी है लॉ इनैक्ट करने का, उसी को ये पावर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि कैसे, आखिर पार्लियामेंट कैसे डिसाइड करेगा? वहां पे कौन लोग रहते हैं जो डिसाइड करते हैं, और इसके डिसीजन लेने का प्रोसीडियर क्या है? ये सभी चीजों का आंसर कहाँ पे दिया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन क्या आ गया? टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन ए सोसाइटी। सोसाइटी में डिसीजन लेने का पावर किसको है? हमारे देश में देश के जो सारे डिसीजंस वो कौन लेंगे? इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। और गवर्नमेंट में कौन कौन रहेगा, पार्लियामेंट में कौन कौन रहेगा, कौन ये सब डिसीजन लेगा, ये सभी चीज कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमें, ठीक है? ओके। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो है लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है। तो ये क्यों है? सबसे पहले तो रूल्स आ गया, उसके बाद रूल कौन बनाता है आ गया। लेकिन आप सोचिए, अगर यही लोग जो रूल बनाते हैं कुछ भी रूल बना के चला जाए तो क्या वो सभी चीज हमको मानना पड़ेगा? अगर क्या होगा अगर वो सभी रूल अनफेयर और अनजस्ट हो? तो अगर वो हम पे कुछ ऐसा चीजें थोप दे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोहिबिट यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजियन, अगर आपको आपके धर्म ना मानने दे तो ये गलत होगा, राइट? प्रोहिबिट क्लोथ्स ऑफ सर्टेन कलर, अब बोल दिया कि ये कलर के कपड़े लोग नहीं पहन सकते क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता। उसके बाद पीपल ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑलवेज हैव टू सर्व अदर, बोल दिया ये कुछ स्पेसिफिक पीपल है जो हमेशा बाकी लोगों को सर्व करेगा। क्यों? वो पीपल ही क्यों सर्व करेंगे? ये उनके साथ गलत हो रहा है। उसके बाद पीपल ऑफ सर्टेन कलर कांट ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, बोल दिया कि जो लोग सर्टेन कुछ पर्टिकुलर इस कलर के लोग हैं वो लोग वेल से पानी नहीं निकाल सकते, वो लोग यहाँ पे नहीं जा सकते, मॉल्स में नहीं जा सकते, ये भी गलत होगा। उसके बाद गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एनीवन एनी टाइम फॉर नो रीजन, जैसे ब्रिटिश के टाइम पे होता था, राइट? तो ये गवर्नमेंट ना कर पाए, इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफाई करते हैं। फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफाई करते हैं किसके लिए? हम लोगों के लिए, हम जैसे नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन क्या हो गया? टू सेट
some limits on what a government can impose. गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिट लगा रहा है कि वो क्या इम्पोज, क्या थोप सकते हैं हम लोगों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर कुछ भी नहीं थोप सकते, कोई भी लॉ बना के नहीं चला जा सकते हैं और हमको वो मानना पड़ेगा ऐसा नेसेसरी नहीं है, जब तक वो जस्ट और फेयर ना हो। और ये लिमिट कौन लगाता है? कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। These are fundamental in the sense that government may never trespass them. गवर्नमेंट उसको कभी पार नहीं कर सकता है, उस बैरियर को गवर्नमेंट कभी पार नहीं कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पे लगा देता है। ठीक है, तो ये जो कुछ फंडामेंटल राइट स्पेसिफाई करता है, इसमें बहुत सारी चीजें आते हैं। क्या क्या आता है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इसके डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, कि ये तो हो गया हम लोगों के लिए जीने के लिए कुछ बेसिक लॉज। अब देखिए, सिर्फ कोऑर्डिनेशन से तो काम नहीं चलेगा, यानी कि हम लोगों को अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वेलफेयर के काम करने पड़ेंगे, कुछ गोल्स रखने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गरीबी को कम करना है, उसके इकोनॉमी को ठीक करना है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ। तो उस चीज के लिए भी तो गवर्नमेंट को ही काम करना पड़ेगा। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं बताएगा, कुछ स्पेसिफाई नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट भी उस चीज को पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेशन बना के चले जाएंगे। इससे तो नहीं होगा किसी चीज देश का डेवलपमेंट, राइट। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को जो नेक्स्ट काम है, फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ ए सोसाइटी। कोई भी एक सोसाइटी का, जैसे हमारे समाज का जो एस्पिरेशंस है, जो हमारे गोल्स है, उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को एनेबल किया जाता है कि वो नेसेसरी स्टेप्स ले और ऐसे कंडीशंस क्रिएट करे ताकि एक जस्ट सोसाइटी वो लोग बना पाए, एक अच्छा सोसाइटी जहाँ पे सभी को इक्वल राइट्स मिलता है, जहाँ पे सब लोग ज्यादा गरीबी और अमीरी ना हो, जहाँ पे लोगों में भेदभाव ना हो, एक अच्छा कंट्री बना सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या एम्पावर करता है गवर्नमेंट को इंडिया को बेहतर बनाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ला पाए टू ओवरकम इनइक्वालिटी। जो मैं आपको बोल रही थी कि भेदभाव को कम करने के लिए और गरीबी और अमीरी, इसके जो डिफरेंस है, गैप है बीच में, इसको कम करने के लिए गरीब लोगों को अच्छे मतलब उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको रोजगार देना, ये सब चीज गवर्नमेंट की ड्यूटी है, इसके मेजर्स लाना। उसके बाद सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसे सोसाइटी बनाने का प्रयास करना। उसके बाद लाइफ ऑफ मिनिमल डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट हो पीपल के पास। ठीक है, हर एक इंसान को ऐसे चीज मिले ताकि वो मिनिमल डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इस लाइफ को जी पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिनिमम मटेरियल फॉर वेल बीइंग, जैसे खाना हो गया। मिनिमम क्या मटेरियल लगता है ठीक से जीने के लिए? खाना हो गया, एक रहने का छत हो गया। ये सभी चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड भी करते हैं, जैसे राशन देता है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सब के जरिए लोगों को घर भी देते हैं, है ना। उसके बाद एडुकेशन, इसीलिए फ्री एडुकेशन दिया गया है चाइल्ड्स के लिए। बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो ये सभी चीज गवर्नमेंट की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है। लेकिन अगर सिर्फ इतना बता के चला जाएगा तो गवर्नमेंट फुलफिल नहीं करेंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इन सबको सपोर्ट करने वाले कुछ प्रोविजंस भी दिए गए हैं। कहाँ पे दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, उसके डीपीएसपी में। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या है, इसमें कौन से प्रोविजंस है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इतना समझ लीजिए कि प्रियम्बल और डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का कुछ चैप्टर्स है एक आध, जिसके अंदर इन सब चीजों के बारे में बताया गया है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जैसे एक बात समझ लीजिए कि हर एक देश अलग अलग है, तो उसके जो एस्पिरेशंस है वो अलग होंगे, उसके समाज के ऊपर डिपेंड करके उसके एस्पिरेशंस बनाए जाएंगे, राइट। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को जिस चीज के लिए एम्पावर किया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि हर एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सेम ही चीज हो सकता है कुछ चीजें सेम हो, ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन सभी चीज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या एम्पावर करता है गवर्नमेंट को समाज को डेवलप करने के लिए? वो बोलते हैं, गवर्नमेंट को एनाबल करते हैं टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, इसीलिए वहां पे गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाता है कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कम करे। ठीक है,
प्रोमोट कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर के कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए क्या कहा गया है। प्रोटेक्ट पर्सन्स और ग्रुप्स सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, जिन लोगों को अनफेयरली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उन सब लोगों को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर एडिक्वेट हाउसिंग एंड हेल्थ केयर टू ऑल। वैसे ही फॉर एग्जांपल इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला है वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट इज एनेबल्ड टू एस्टेब्लिश एंड कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम। नेशनल एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए बताया गया है वहां पे। एंश्योर पोर एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन विल बी लुक्ड आफ्टर बाय गवर्नमेंट, जो वहां पे गरीब और थोड़ा सा कमजोर बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट देखेंगे उनके अच्छाई के लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो ये सभी चीज फाइनली क्या दर्शा रहा है कि गवर्नमेंट जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए मेजर्स ले, उसके वेलफेयर के लिए कोशिशें करे, ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हो गया फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के फिफ्थ फंक्शन क्या है, वो हो जाएगा फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, राइट। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करता है कि वहां पे मतलब उस देश में जो लोग हैं उनके फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होगा, लोग किसको सिटीजन कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, इस चीज के लिए लोगों को क्या आइडेंटिटी दिया जाएगा कि वो उसी देश के रहने वाले हैं, सिटीजन हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को दो टाइप के आइडेंटिटी देते हैं, एक होता है उनका पॉलिटिकल आइडेंटिटी, दूसरा होता है मोरल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी का क्या मतलब है, agreeing to a basic set of norms about how one should be governed and who should be governed constitutes one's political identity। यानी कि कुछ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स या फिर रूल्स को फॉलो करके, कौन सा रूल्स, जैसे किसको गवर्न करना चाहिए, कैसे गवर्न करना चाहिए और कौन गवर्न करेगा एक कंट्री को, यही चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो इन सब चीजों को फॉलो करते हैं जब हम, तब हमारा पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनता है, ठीक है। यानी कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या दे रहा है हमको, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी दे रहा है। और दूसरा क्या चीज है, दूसरा है मोरल आइडेंटिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स कंस्ट्रेंट्स अपॉन व्हाट वन मे और मे नॉट डू। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आपको थोड़ा देर पहले देखने को मिला कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिट कर देता है गवर्नमेंट को कि क्या कर सकते हैं वो, क्या नहीं कर सकते हैं, एंड इट defines the fundamental values that we may not trespass। और ये कुछ फंडामेंटल वैल्यू भी बता देते हैं जो गवर्नमेंट या फिर हम लोग भी उसको पार नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या दे रहा है, ये एक मोरल आइडेंटिटी दे रहा है कि कुछ मोरल वैल्यूज बता दिया, तो आप अगर इस चीज को पार कर रहे हैं तो आपका मोरल आइडेंटिटी लॉस हो रहा है, राइट। तो ये दोनों टाइप के आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन एक देश के सिटीजन्स को देता है, ठीक है। अब देखिए ज्यादातर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को जो आइडेंटिटी देता है वो किस बेस में देता है, उनके हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के बेस में। फॉर एग्जांपल जर्मन देश में जो आइडेंटिटी दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बीइंग एथनिकली जर्मन, यानी कि उन लोगों का एथनिकल आइडेंटिटी है जर्मन होने का, तभी उन लोगों को जर्मन सिटीजन कहा जाएगा। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस केस में थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी और क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप। इंडिया के सिटीजनशिप पाने के लिए कोई भी एथनिक आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है कि वो इस धर्म का होना चाहिए या फिर वो इस टाइप के कुछ कल्चर को फॉलो कर रहा हो, एथनिकली इंडिया के होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। थोड़ा अलग टाइप से दिया गया है इंडिया की सिटीजनशिप। कैसे दिया गया है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में काफी ब्रॉड है और एक अलग एग्जाम्पल सेट करता है दुनिया में, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो ओवरऑल इस पॉइंट में क्या देखने को मिला कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है कि उस देश के लोगों को सिटीजनशिप देना और उनको एक पॉलिटिकल और मोरल आइडेंटिटी में बांधना, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन एश्योरेंस करता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगा वो स्पेसिफाई करता है, और वो सभी लोग कुछ भी रूल बना के ना चला जाए इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस भी सेट करता है। साथ ही साथ समाज के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट को देता है
एंड अलोंग विद दैट उस देश के सिटीजन कौन कहलाएगा, उस देश के लोगों के आइडेंटिटी मतलब पॉलिटिकल और मोरल आइडेंटिटी क्या होगा, वो चीज भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, ये तो हमको समझ आ गया। अब इसके बाद हमको जो चीज देखना पड़ेगा वो है द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार क्या है और क्यों है, यानी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन काबिल है इन सभी अधिकार को संभालने के लिए। तो चलिए देखते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन के ये अथॉरिटी को समझने के लिए हमको 3 क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे। पहला है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा है इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। ओके, चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है वो पढ़ के। कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट that seeks to perform the functions that we mentioned above. Above मतलब इतना देर हम लोग जो सब importance के बारे में डिस्कस कर रहे थे वही सब काम के बारे में बताया जा रहा है। That is how the state is to be constituted and what norms it should follow. यानी कि एक स्टेट को या फिर उसके गवर्नमेंट को कैसे कंस्टिट्यूट किया जाता है वो लिखा रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ ही साथ क्या क्या रूल्स एक स्टेट या फिर उसके गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए वो सभी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट क्यों बताया गया है, क्योंकि कुछ कुछ देशों में कॉन्स्टिट्यूशन एक ओनली वन डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि इंडिया, ठीक है, वहां पे एक ही डॉक्यूमेंट है, एक ही किताब है कॉन्स्टिट्यूशन जिसका नाम है। लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम फॉर एग्जांपल, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो क्या है, वो एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिसीजंस है दैट टेकन कलेक्टिवली आर रेफर्ड टू एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि वो लोग अलग अलग सिचुएशंस पे जो डिसीजंस लेते रहते हैं उन सभी को एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना दिया गया है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी कि कोई एक किताब नहीं है, वो सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसीलिए बोला गया है डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ये तो डिसाइड करता है कि स्टेट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा और वो क्या क्या रूल फॉलो करेगा, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव होता है, यानी कि वो अपना काम सही से कर पाते हैं, और क्या ये सही में जस्ट है, यानी कि क्या ये सभी के प्रति इंसाफ करते हैं या नहीं करते, इस चीज को देखना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए हमको 3 पॉइंट्स डिस्कस करने पड़ेंगे। सबसे पहले है मोड ऑफ प्रोमल्गेशन। इसका मतलब क्या है, प्रोमल्गेशन मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया है और किसने इसको बनाया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है उसका क्रेडिबिलिटी। जैसे कि सोच लीजिए आपके घर में अगर कोई रूल चलता हो, अगर आपके पेरेंट्स ने उसको बनाया है तो आपको पता होगा कि वो आपके अच्छे के लिए ही बनाया है और उन्होंने कोई सही सोच के बनाया होगा, तो आप उसको रिस्पेक्टली फॉलो करेंगे। लेकिन कोई भी बाहर का आदमी आके जिसको आप नहीं पहचानते हैं, जिसको पसंद नहीं करते हैं, वो आके अगर आपके घर में कोई रूल बना दे तो क्या आप उसको फॉलो करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। और वो ऐसा कोई रूल बना दे जो आपके लिए सही भी नहीं हो, तो ऑब्वियसली वो आप फॉलो नहीं करना चाहेंगे, ना ही आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही है इस केस में। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा हु क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है। अगर कोई सोच लीजिए कोई कंट्री में मिलिट्री लीडर्स या फिर जो पॉपुलर नहीं है, ऐसे लीडर्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां के लोग उसको मानना नहीं चाहेंगे, ना ही उसको रेस्पेक्ट करेंगे, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सभी देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है वर्ल्ड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सभी देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ये कोई ना कोई पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के बाद बना था। ठीक है, अब नेशनल मूवमेंट पॉपुलर क्यों होता है, कब सक्सेसफुल होता है? जब उसमें कोई पॉपुलर लीडर हो, अच्छा कोई लीडर हो जो सबको साथ लेके चल पाए, ऐसा लीडर, तो वही लोग बाद में जाके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल भी हो पाते हैं, क्योंकि उसमें
कोई ना कोई पॉपुलर लीडर तो जरूर होते हैं। तो वह लीडर्स पॉपुलर और नॉट, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। अब हैज एबिलिटी टू टेक डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टुगेदर, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या जो लीडर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, क्या उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो सोसाइटी के सभी सेक्शन को साथ में लेके चल पाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक सेक्शन के लिए नहीं होता है, सभी टाइप्स के पीपल के लिए होता है जो भी उस देश में रहता है। तो अगर एक लीडर सभी टाइप के इंसान को साथ में लेके चल पाए तो वो जरूर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त भी सभी के अच्छे के लिए सोचेगा, ना कि कोई एक सेक्शन के अच्छे के लिए, राइट। तो क्या वो लीडर पब्लिक क्रेडिबिलिटी एंजॉय करता है, क्या उनके अंदर कैपेसिटी है टू कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ अ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, या फिर क्या वो एबल है टू कन्विंस द पीपल, मतलब सभी लोगों को कन्विंस करने का एबिलिटी रखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन उनका पर्सनल पावर का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि ये सभी के भलाई के लिए है। अगर ये कर पाते हैं वो लीडर, तो जरूर वो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के अच्छे के लिए होगा और उसको सब लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे। इसके बाद और एक चीज आ जाता है, वाज द डिजायरेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्टेड टू रेफरेंडम। इसका मतलब क्या है? रेफरेंडम मतलब ऐसा एक वोट जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके फैमिली में कोई एक डिसीजन लिया जा रहा है, तो अगर आपके जो भी फैमिली का गार्जियन है वो फैमिली के हर एक मेंबर से जाके पूछे कि क्या आपको ये डिसीजन पसंद है कि नहीं, तो इसको कहा जाएगा रेफरेंडम। तो कुछ कुछ देशों में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सभी को जाके पूछ के एक सभी से वोट लेके इसको तय किया जाता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो इंडिया में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के डिजायरेबिलिटी के लिए कोई भी रेफरेंडम नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है एज देयर ओन बाय अबाइडिंग बाय इट्स प्रोविजन, यानी कि इसके प्रोविजन को मान के लोगों ने इसको अपनाया है बिल्कुल अपने तरीके से। क्यों? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बैकिंग था ऑफ लीडर्स हु वर देमसेल्व्स पॉपुलर, क्योंकि जिन लीडर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए थे वो खुद ही इतना पॉपुलर थे लोगों के बीच में कि लोग उनको अपना मानते थे, इसलिए उनके बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को भी लोगों ने अपना समझ के बहुत रिस्पेक्ट के साथ और प्यार के साथ अपनाया है। इसीलिए इंडिया में कोई भी रेफरेंडम की जरूरत नहीं पड़ा है इसके लिए, ठीक है। तो प्रोमलगेशन वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। अभी सेकंड जो पॉइंट पे डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है कि नहीं, वो है द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो हॉलमार्क है वो किस पे डिपेंड करता है कि क्या ये सोसाइटी के हर एक इंसान को वो रीजन देता है कि हर एक इंसान उसके प्रोविजंस के साथ चले, यानी कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंटली कोई एक मेजॉरिटी पोर्शन को अलाउ करता है माइनॉरिटी को ऑप्रेस करने के लिए। अगर ऐसा है तब वो माइनॉरिटी जो सेक्शन है उनके पास कोई रीजन नहीं रहेगा उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए, है ना। अगर सोसाइटी के कोई एक ही सेक्शन को प्रिविलेज दिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो दूसरे सेक्शन के मेंबर्स ऑब्वियसली उससे खुश नहीं होंगे, तो वो लोग क्यों मानेंगे उस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमेशा उसके प्रोटेस्ट ही करेंगे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक सेक्शन के भलाई के लिए सोचे। कॉन्स्टिट्यूशन को हर एक सेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, एक सोसाइटी के या फिर एक कंट्री के, है ना। तो इसीलिए हमको ये देखना पड़ेगा, डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजन टू गो अलोंग विथ हिज प्रोविजन। अगर देता है तब ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल जस्ट है, ठीक है। बट अगर कोई भी एक ग्रुप, एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड, तो क्या होगा, तो वो उस ग्रुप के पास कोई भी रीजन नहीं रहेगा उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए या फिर उसको रेस्पेक्ट करने के लिए। हालांकि नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस, कोई भी परफेक्ट जस्टिस नहीं दे सकता है दुनिया में, लेकिन इट हैज टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस। कम से कम इसको हर एक इंसान को बेसिक जस्टिस तो देना ही पड़ेगा,
तभी जाके ये सबके साथ जस्टिस कर सकेगा। पार्शियलिटी करके कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल नहीं बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी टू इट्स मेंबर्स, यानी कि अगर बेसिक जस्टिस देना है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को उसके सभी मेंबर्स को फ्रीडम और इक्वालिटी तो देना ही पड़ेगा, तभी ये एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बन पाएगा। और व्हाट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम सोचें तो इसके बारे में जानने के लिए आपको इस किताब को और भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा, आपको खुद ही समझ आएगा अपने आप कि क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी सिटीजन्स के बारे में इक्वली सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, क्या ये सभी के लिए फ्रीडम प्रिजर्व करते हैं, इक्वलिटी देते हैं कि नहीं देते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ के खुद समझेंगे और खुद ही आगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है कि नहीं वो जस्टिफाई करने के लिए, वो है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इसका मतलब क्या है, डज द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के या फिर सोसाइटी के कोई एक पार्ट को, कोई एक गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को इतना ज्यादा पावर दे दे कि वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करने लग जाए, तो क्या वो सही होगा? जी नहीं। तो इसीलिए एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना चाहिए कि सोसाइटी के डिफरेंट हिस्सों में पावर को फ्रेगमेंटेशन करना चाहिए, यानी कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में अगर पावर को ऐसे बांट दे कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन भारी ना पड़ सके, अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन कोई गलत कदम उठा भी ले, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की कोशिश भी करे, तब भी दूसरा इंस्टीट्यूशन आके उनको रोक पाए और उनको ऐसा कोई गलत काम करने ना दे पाए, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कहलाया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इनके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों के बीच में और साथ ही साथ कुछ इंडिपेंडेंट जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होते हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन फॉर एग्जाम्पल, इन सभी के बीच में पावर को अच्छे से डिवाइड करते हैं, फ्रेगमेंट करते हैं पावर को। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी एक सेक्शन आके कॉन्स्टिट्यूशन को ही दबा दे और दूसरा सभी देखते रह जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक अगर ऐसा करेगा तो दूसरा सेक्शन आके उसको उसके गलती का एहसास दिला सकता है, ठीक है। अब ये पावर को फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, ये चीज आपको आगे समझ में आएगा धीरे धीरे जैसे आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे, राइट। और इसके साथ साथ और एक चीज देखना जरूरी होता है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल एट द सेम टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे सोच लीजिए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड है कि हम लोग उसके प्रोविजंस को किसी भी हालत में चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसा तो नहीं है कि 100, 200, 300 साल तक एक ही टाइप के सिचुएशन चलता रहे एक कंट्री के अंदर, ऐसा नहीं होता है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे संशोधन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन खराब था, पर सिचुएशन ही ऐसे बदलते रहता है कि हमको कुछ कुछ चेंजेस तो करने पड़ते हैं सभी चीजों में। हमको पता ही है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को उतना ज्यादा रिजिड नहीं बनाना चाहिए कि इसको किसी भी हालत में चेंज नहीं कर सके। लेकिन अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इतना फ्लेक्सिबल बना दे कि उसके पूरा मूल जो ढांचा है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसी को ही कोई बदल दे, तब उस कॉन्स्टिट्यूशन को तो कोई उतना रेस्पेक्ट ही नहीं कर पाएगा, है ना। हर एक इंसान के अंदर भी ऐसे कुछ उसूल, ऐसे कुछ वैल्यूज होना चाहिए जो वो किसी के लिए भी चेंज ना कर सके, नहीं तो लोगों को भी सब लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वैसे ही होता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। कहा जाता है ना, मिजाज में कुछ शक्ति रखना भी जरूरी है, नहीं तो लोग पी जाते अगर समुंदर खारा ना होता तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अगर फ्लेक्सिबल भी बनाए तो इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि उसके पूरा जो मूल ढांचा है, जो मेन स्ट्रक्चर है, उसी को कोई बदल दे। तो इसमें एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बोथ रिजिड और फ्लेक्सिबल होना चाहिए एट द सेम टाइम, राइट। तो ऐसा ही है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी। वो कैसे, वो आपको पता चलेगा जब आप लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे तब। इसको कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इस चैप्टर में आपको
ये जानने को मिलेगा कि क्यों ऐसा कहा जाता है, ठीक है। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है? लिविंग कोई चीज कैसा होता है जो समय के साथ साथ खुद को बदल सके, जो समय के साथ साथ चेंज हो, राइट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह समय के साथ साथ चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही आप चेंज कर दें। तो इसीलिए by striking a balance between the possibility to change the provisions and the limits on such changes, the Constitution has ensured that it will survive as a document respected by people. दोनों के बीच में बैलेंस है, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत दिनों तक सक्सेसफुल रह सकता है और लोग इसको रेस्पेक्ट भी उतना ही करते हैं, क्योंकि पहली बात तो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सभी के बारे में सोचता है, कोई एक सेक्शन के बारे में नहीं सोसाइटी के, और साथ ही में ये बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जस्ट कब कहा जा सकता है? जब ये तीनों कंडीशन को एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन सेटिस्फाई करे तब। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या यानी कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन तीनों कंडीशंस को जस्टिफाई करता है, सेटिस्फाई करता है? इस चीज को अब हम लोग आगे देखेंगे। हालांकि इतना देर में आपको थोड़ा तो आइडिया लगा ही होगा, लेकिन आगे हम लोग इसके डिटेल में चर्चा करेंगे।